तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। आपको एक सर्कुलर करंट लूप दे रखा है और उसकी एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लूप। यहाँ पे जैसे कि एक लूप दिखा रखा है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये जो एक्सिस वाली लाइन है ये इस लूप के जिस पोर्शन के ऊपर से जाएगी वो हमेशा पीछे की तरफ माना जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ नहीं करी है इस जगह पे, इसका मतलब ये वाला सिरा आगे निकला हुआ मानेंगे। जिस पोर्शन के ऊपर से ये एक्सिस वाली लाइन जाती है ना, ये सिंबल याद रखना है, उसको हमेशा पीछे माना जाएगा और दूसरे वाला जो हिस्सा है उसको हम आगे निकला हुआ मानेंगे। अब मान लो कि इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है और वो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? जो भी पर्सन इधर से देख रहा होगा उसको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगी। यानी कि ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा और ये जो सामने वाला हिस्सा है ये वाला, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा होगा। इस तरीके से करंट इसमें दिखाई देगा। समझ में आया क्या? ये वाला हिस्सा किधर है? पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे निकला हुआ है और बोर्ड के परपेंडिकुलर ही ऐसे रखा हुआ है लूप। तो जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें करंट जाना चाहिए ऊपर और सामने वाला जो हिस्सा है उसमें करंट आना चाहिए नीचे, तभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। ये चीज समझ में आ गई क्या? ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि हमको इस लूप के सेंटर से किसी x डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट दे रखा है। मान लो ये पॉइंट है P जो कि x दूरी के ऊपर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे हम इस लूप के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो इस करंट से क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन कहाँ पे कैलकुलेट करना है? x डिस्टेंस पे। ये जो पॉइंट P है इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। इसके पहले एक और चीज हम देख लेते हैं कि ये जो लूप है इसकी रेडियस कितनी है। मान लो इसकी रेडियस है a, तो ये कोई a रेडियस का लूप है और अभी सिंगल टर्न वाला लूप हमने कंसिडर किया हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? 1 के बराबर है। इसमें एक से ज्यादा टर्न्स भी हो सकते हैं, वो केस हम लास्ट में देख लेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सिंगल टर्न वाला कोई लूप है जिसकी रेडियस a है और उसकी एक्सिस के ऊपर x डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट P है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है और लूप में करंट कितना है? I के बराबर है। अब हम इसके लिए बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है? कोई भी करंट एलिमेंट हो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखना पड़ेगा डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की? तो डीएल क्रॉस आर केप की जो भी डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे ये जो डीएल क्रॉस आर केप लिखा हुआ है इसकी जो भी डायरेक्शन आएगी वही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब भी बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उसकी पहली स्टेप ये होती है कि जिस वायर के ऊपर या जिस लूप के ऊपर या जैसा भी आपको वायर दे रखा हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लूप की शेप में भी हो सकता है, उसके ऊपर सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम करो। क्या एज्यूम करना है? एक स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम करना है इस लूप के ऊपर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट है डीएल लेंथ का। ये कोई डीएल लेंथ का मैंने एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी? तो आपको बताया था करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी डायरेक्शन होती है? करंट की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में करंट होगा इस एलिमेंट में उसी डायरेक्शन में आपको करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो आप इधर से देख रहे हो इसको, आपको ऊपर वाले पोर्शन से करंट बाहर आता हुआ दिखेगा क्योंकि इस लूप में करंट किधर है? एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो ये जो ऊपर आपने एलिमेंट लिया है इसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। अगर इतना सा एलिमेंट देखा जाए तो उस एलिमेंट में करंट आउटवर्ड जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम एक एरो का सिंबल इसके ऊपर लगा देते हैं और याद रखना है कि यहाँ पे जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो इस बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मानी जाएगी। किधर मानना है इसको? आउटवर्ड डायरेक्शन में इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है। अब आपको इस एलिमेंट के सेंटर से, सेकंड स्टेप में एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट की तरफ आपको एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करना है। पोजीशन वेक्टर आर मतलब जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है करंट एलिमेंट की वजह से, हम एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं।
ये वाला जो वेक्टर है इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। और थर्ड स्टेप में ये करना है कि इस पोजीशन वेक्टर आर और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल चेक करना है। यहां पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, आर वेक्टर किधर है, इस बोर्ड वाले प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, सोच के बताओ। यहां पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड है ना, और ये जो आर वेक्टर है इस बोर्ड वाले प्लेन में है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन और इस बोर्ड वाले प्लेन में ये जो आर वेक्टर है इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। भाई इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देखो, ये तो है आउटवर्ड, ऐसा आउटवर्ड है, आर वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री तो बना। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अब मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर रहा हूँ। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आएगा वो आएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा कितना लेना है, 90 डिग्री लेना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब साइन 91 होता है तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल है एकदम। ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास निकल के आया है इसकी डायरेक्शन क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट पे इस करंट एलिमेंट की वजह से, उसकी डायरेक्शन पता करनी हो तो आपको डीएल क्रॉस आर केप की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन है बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो करंट की डायरेक्शन के अलोंग है, और आर केप किधर होगा, तो ये जो आर वेक्टर है आर केप उसका यूनिट वेक्टर है, मतलब इसी डायरेक्शन में आर केप की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है। तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, आर केप की डायरेक्शन इधर होगी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो अब, और क्रॉस प्रोडक्ट करके डायरेक्शन बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो ये मैंने आउटवर्ड ले ली डायरेक्शन। आर वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ ऐसे, तो ये आर वेक्टर हो गया, करंट एलिमेंट आउटवर्ड, आर वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। आपको क्या करना है, डीएल क्रॉस आर करना है, ये डीएल की डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, तो डीएल से आर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, तो थंब ऐसे टेढ़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, ये समझ रहे हो। ये जो प्लेन होगा ना जिस प्लेन में डीएल और आर वेक्टर होंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ये ऐसा करके इधर आएगा, आया समझ में। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर मिलेगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीबी, ठीक है। और ये एंगल कितना बनना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। जैसे ये दो वेक्टर हमने कंसिडर किए ना, एक तो है डीएल एक है आर, तो ये जो प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्रॉस आर करोगे तो ऐसे ऊपर आएगा, तो इस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा, इस वाले वेक्टर के भी वो परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये चीज समझ में आई क्या, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऐसा होता है, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है हमेशा उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आएगा ना वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, या वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर आएगा वो, ठीक है। चलिए जी, डायरेक्शन हमको पता चल गई। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पे जैसे हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ लिया है वैसा ही एक करंट एलिमेंट आपको इसी लूप के ऊपर डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में लेना है। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है इस लूप का ये जो डायमीटर होगा, ये वाला डायमीटर, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये लो जी, ये जो डायमीटर होगा इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये करंट एलिमेंट एज्यूम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट एलिमेंट हमने एज्यूम किया है सेम उसी साइज का, बस नाम अलग रख रहा हूं, बाकी डीएल और डीएल डैश यहाँ पे बराबर ही है, उसी साइज का उसी लेंथ का एक स्मॉल करंट एलिमेंट आपको इसके जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब इस डायमीटर के ऊपर जस्ट अपोजिट साइड में कंसिडर करना है, ठीक है। ये एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया। अब सोच के बताओ कि ये जो एलिमेंट है डीएल डैश, ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है डीएल डैश, इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी। अब करंट किधर है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप के अंदर करंट फ्लो रहा है, ऊपर जो एलिमेंट था उसमें करंट आउटवर्ड जा रहा था, और यही करंट ऐसे घूम के नीचे वाले पोर्शन से इनवर्ट जा रहा होगा इस वाले एलिमेंट में। तो जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या माननी है आपको, इनवर्ड एज्यूम करनी है, किधर माननी है, इनवर्ड्स, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो एलिमेंट है इसके सेंटर से
इस पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ करना है। ये एलिमेंट का सेंटर है, इससे इस पॉइंट की तरफ हम एक r वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये लो जी r वेक्टर आ गया अपने पास में। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो r वेक्टर है और जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है जो कि इनवर्ड है, उनके बीच का एंगल कितना है। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड, r वेक्टर इस बोर्ड वाले प्लेन में, एंगल कितना होगा इनके बीच में, 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा 90 था वैसे यहाँ पे भी थीटा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, इस वाले एलिमेंट की वजह से, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो यही लगाना है, बस डीएल की जगह क्या आ जाएगा, डीएल डैश आ जाएगा। तो हम लिखेंगे डीबी डैश, डीबी डैश मतलब इस डीएल डैश एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डैश साइन थीटा, इसके लिए भी 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साइन 91 हो गया तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डैश अपॉन आर स्क्वायर। और एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे डीएल और डीएल डैश बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों फॉर्मूले से आप समझ सकते हो कि डीबी और डीबी डैश भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये चीज समझ में आ गई क्या, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम ही है इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर। ठीक है, ये अपने पास में डीबी और डीबी डैश की वैल्यू आ गई। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीएल डैश एलिमेंट का इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन बताओ। तरीका वही है, डीएल क्रॉस आर केप, इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। जो डीएल डैश एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड मानेंगे क्योंकि यहाँ पे करंट इनवर्ड जा रहा है, तो डीएल डैश की डायरेक्शन इनवर्ड है, आर वेक्टर इधर है। तो बताओ डीएल क्रॉस आर करने पे डायरेक्शन किधर आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट करने से डायरेक्शन किधर आएगी। देखो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, तो ये वाला जो पेन है ये बता रहा है डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये जो यहाँ पे पेन है ये बता रहा है आर केप की डायरेक्शन, है ना। आर केप किधर होगा, आर वेक्टर के अलोंग होगा। इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, डीएल डैश इनवर्ड, आर वेक्टर या आर केप ऊपर की तरफ, इस तरीके से थोड़ा सा। और आपको क्या करना है, डीएल क्रॉस आर करना है, मतलब डीएल से आर की तरफ फिंगर्स को ऐसे घुमा के चेक करना है। तो थंब किधर गया, नीचे की तरफ गया, ऐसे नीचे की तरफ नहीं जा रहा, वो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, मतलब ये वाली जो लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर ही आएगा नीचे की तरफ, इस तरीके से। इसका नाम रख देते हैं डीबी डैश। ये वाला एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। ये आया क्या समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता चल गई, इस पॉइंट के ऊपर इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से, और नीचे वाला जो एलिमेंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे की तरफ होगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स करूंगा। कंपोनेंट करने के लिए हम कुछ एंगल वगैरह एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये है फाई, ये कोई फाई एंगल है। अगर ये एंगल फाई है तो नीचे वाली साइड में ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, फाई के बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऊपर वाला ये जो ट्राइंगल है और नीचे वाला जो ट्राइंगल बनेगा वो दोनों एक जैसे ही होंगे। अगर ऊपर एंगल फाई है तो नीचे भी फाई होगा। एक चीज सोच के बताओ, अब ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल हमने फाई एज्यूम किया है, तो ये जो बाकी का बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये कितना होगा, यहां से यहां तक ये 90 माइनस फाई के बराबर होगा। ये और ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये एंगल फाई है, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस फाई। फिर ये लाइन और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल पूछा जाए तो कितना होगा, अगर ये 90 माइनस फाई है और टोटल एंगल 90 है तो ये कितना होगा, ये फाई के बराबर होगा। आया समझ में। ऐसे ही देखो ये फाई है, ये वाला एंगल 90 माइनस फाई होगा, और क्योंकि ये 90 माइनस फाई है ये वाला एंगल, तो ये कितना होना चाहिए, टोटल तो ये 90 है ना यहां से लेके यहां तक, तो ये 90 माइनस फाई है तो ये क्या होना चाहिए, फाई के बराबर होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए फाई। अब आप इजीली इनके कंपोनेंट कर सकते हो, डीबी और डीबी डैश के कंपोनेंट्स करने हैं। देखो कंपोनेंट कैसे किए जाएंगे, कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा कोस होता है, दूसरे वाला साइन होता है। डीबी का फाई से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ वो होगा डीबी कॉस फाई, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है जो एक्सिस के अलोंग आएगा ये आएगा डीबी साइन फाई आएगा। ऐसे ही डीबी डैश के कंपोनेंट करो, इसका फाई से जुड़ा हुआ इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीबी डैश कॉस फाई, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डीबी डैश साइन फाई आएगा। ये चीज समझ में आई क्या। कंपोनेंट करके क्यों हमने देखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट लेने की जरूरत क्या पड़ी।
देखो कंपोनेंट इसलिए लिए जा रहे हैं और ये दो एलिमेंट भी हमने इसलिए लिए हैं ताकि हमको एक चीज समझ में आए कि इस पॉइंट पे जब इन दोनों एलिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा तो क्या वो कंप्लीटली ऐड हो रहा है या फिर उनका कोई कंपोनेंट आपस में कैंसिल भी हो रहा है। तो जब हमने इनके कंपोनेंट करके देखे, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट करके देखे, तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है या ऐसे बोल दो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। डीबी और डीबी डैश बराबर ही है, तो ये जो डीबी कॉस फाई है और ये जो डीबी डैश कॉस फाई है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? बराबर होंगे। और अगर बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो आपको मिला 0, इन दोनों कंपोनेंट्स का। और ये जो दोनों कंपोनेंट है ये देखो एक ही डायरेक्शन में है, एक्सिस के अलोंग है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और सोच के बताओ कि इस लूप के ऊपर जैसे हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं अभी, ऐसे कितने एलिमेंट्स ले सकते हो आप? इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। और वो जो आप एलिमेंट्स लोगे उनमें किसी भी डायमीटर के ऊपर जो दो एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये एक डायमीटर था इस लूप का, इसके ऊपर ये दो एलिमेंट्स हैं, तो इनका जब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है और एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ऐसे जितने भी आप कंपोनेंट मतलब एलिमेंट्स लोगे इस लूप के ऊपर, उन सारे के सारे एलिमेंट्स, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स का एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट ऐड होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा पेयर के अंदर कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट्स का एक पेयर बना, ऐसे इसके ऊपर जितने भी आप एलिमेंट लोगे दो दो के पेयर बनेंगे। किसी भी डायमीटर के ऊपर दो एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे हमको एक एलिमेंट मिलता है इसके पेयर वाला, तो इन दोनों का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता और एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होता? ऐड होता। तो हमको एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि हमको सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट्स को ऐड करना है क्योंकि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पेयर में हमेशा कैंसिल होंगे। ये चीज समझ में आ गई क्या? तो बस आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करना है। अब ये कंपोनेंट कितने होंगे? ये तो इनफाइनाइट कंपोनेंट होंगे। जैसे दो एलिमेंट लिए तो दो कंपोनेंट हमको मिले, ऐसे इनफाइनाइट कंपोनेंट होंगे, है ना? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो इनफाइनाइट कंपोनेंट अपने पास आएंगे। तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है? आपको ये जो कंपोनेंट है जितने भी, उन सबका इंटीग्रेशन करना है, उन सबको जोड़ना है। और इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करने के लिए हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं, इसलिए मैं इंटीग्रेशन मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं किसको ऐड करूंगा? डीबी साइन फाई को ऐड करूंगा। ये डीबी साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई, डीबी डबल डैश साइन फाई, ऐसे कितने भी एलिमेंट्स ले लो वो सब मैग्नीट्यूड में बराबर ही आएंगे क्योंकि ये एंगल सबके लिए बराबर होगा। और जो डीएल डीएल डैश है इन सब एलिमेंट की लेंथ भी हम बराबर लेंगे, इसलिए हर एक जो कंपोनेंट है वो आपस में बराबर ही होगा और एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए उसको ऐड कर लेंगे हम। तो आपको इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं ऐसे छोटे छोटे, और इनफाइनाइट चीज़ों को एडिशन के लिए हमेशा हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। ये चीज़ समझ में आई क्या? इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है, किसी ये तो दो एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2dB साइन फाई, हमको उसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये दो एलिमेंट ही थोड़ी हैं, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे लूप के ऊपर? इनफाइनाइट होंगे, सबको ही जोड़ना है। तो आपको साइन वाले कंपोनेंट्स को ऐड करना है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इन दो को नहीं, ऐसे जितने भी हैं सबको जोड़ना है, इसलिए डीबी साइन फाई का ही इंटीग्रेशन होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। उसके लिए मैं डीबी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, डीबी और डीबी डैश बराबर ही होंगे। डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब जो चीजें कांस्टेंट है उनको अलग कर लो, बाकी जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर दो। जैसे यहाँ पे देख के बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट, अलग कर दिया। करंट इन द लूप क्या है? कांस्टेंट, अलग कर दिया। आर भी कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप ऊपर एलिमेंट ले रहे हो तब भी उस पॉइंट से, मतलब उस एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी आर आ रही है, नीचे एलिमेंट लोगे तब भी ये दूरी आर आएगी। लूप के ऊपर कहीं भी एलिमेंट ले लो, एक्सिस के ऊपर ये जो पी पॉइंट है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, लूप के किसी भी एलिमेंट की दूरी हमेशा आर ही आएगी, सेम ही आएगी। तो ये कांस्टेंट है एक तरह से। साइन फाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ऊपर एलिमेंट लिया तो एक्सिस से उस एलिमेंट का ये वाला जो एंगल बन रहा है ये फाई बन रहा है, नीचे एलिमेंट लिया तब भी एंगल फाई बना। तो चारों तरफ सिमेट्री की वजह से आप कहीं भी एलिमेंट ले लो,
जब आप उस पॉइंट को, उस एलिमेंट को पॉइंट पी से मिलाओगे ऐसे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, तो वो जो एंगल बनेगा वो फाई ही बनेगा, एक ही एंगल बनेगा चारों तरफ सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ पे ये जो साइन फाई है ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, तो जैसे एक छोटा एलिमेंट लिया उसको डीएल बोला, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स है लूप के ऊपर, सबका टोटल कर लो। इंटीग्रेशन मतलब सबका टोटल हम लोग कर रहे हैं, तो बताओ टोटल कितना आएगा। डीएल 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 ऐसे सबको जोड़ो तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, वो सरकमफेरेंस ऑफ द लूप के बराबर। भाई आप कितने भी टुकड़े कर लो इस लूप के, कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर लो, सारे टुकड़ों को जोड़ोगे तो वो तो सरकमफेरेंस ऑफ द लूप के बराबर ही आएगी ना लेंथ। और सरकमफेरेंस लूप की कितनी होगी, 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, बस रेडियस को यहाँ पे ए से हमने डिनोट किया है तो 2 पाई ए लिख देंगे उसको। बात समझ में आ गई क्या, तो आंसर क्या आएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इन टू साइन फाई। एक काम करते हैं, साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। साइन फाई क्या होगा देख के बताओ, यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें साइन फाई क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, यानी कि आएगा साइन फाई ए बाई आर के बराबर आएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, 2 पाई ए के बराबर होगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करोगे तो नीचे 2 बचेगा, 2 इंटू आर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो ये वाली डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस एक्स है, तो आर किसके बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो हाइपोटेनियस है ये बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है सिंपली मैंने, तो ये जो आर है इधर लिख भी देता हूं, आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही हमने फाइंड कर लिया। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब r की वैल्यू क्या पुट करनी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 भी लिख सकते हैं क्या इसको, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 और उसकी भी पावर कितनी है 3, क्योंकि r क्यूब था ना, तो पावर 3/2 हो जाएगी यहाँ पे। ये चीज समझ में आई आपको, पावर 3/2 कैसे हुई, देखो ये r की वैल्यू है, r किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट को हम पावर 1/2 भी बोल सकते हैं ना, तो आप r को लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। लेकिन यहाँ पे r क्यूब है, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 और उसकी भी पावर 3। पावर की पावर दे रखी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा, इसलिए 3/2 लिखा जाएगा यहाँ पे। आया समझ में ये, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो यहाँ पे, ये तो सिंगल टर्न वाला लूप था, अगर इसमें बहुत सारे टर्न्स होते तो हर एक टर्न, हर एक लूप इतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता। भाई सारे के सारे टर्न एक जैसे ही तो होते, जैसे ये एक सिंगल टर्न है, इसकी जगह अगर 10 टर्न होते इसमें वायर के, 10 लूप होते तो 10 का मैग्नेटिक फील्ड इससे 10 गुना आता, और अगर 20 टर्न होते तो 20 गुना आता, अगर n टर्न्स होते तो n टाइम्स ज्यादा आता। इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप दे रखे हो तो आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही लेना है, फिर n की वैल्यू 1 लेके सॉल्व कर देना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो वो फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लो। तो एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये अपना आंसर है, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो जब आप ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करोगे, डीबी साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई, डीबी डबल डैश साइन फाई, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सारे कंपोनेंट्स को जब एक्सिस के अलोंग ऐड करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना इस पॉइंट के ऊपर, इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने से इसी डायरेक्शन में आएगा।
अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? अगर हमें लूप में करंट की डायरेक्शन पता हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? इसको देखो, इसके लिए भी हम एक रूल बना लेते हैं। जैसे स्ट्रेट वायर के लिए हमने एक रूल बना रखा है कि वायर में जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड थंब को पॉइंट करते हैं, जिस डायरेक्शन में वायर में करंट होता है उस डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड थंब को पॉइंट करेंगे तो वायर के चारों तरफ फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। तो यहाँ पे लूप के लिए भी राइट हैंड थंब रूल ही लगता है, लेकिन ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे अभी हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और फिंगर्स क्या चीज बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उल्टा कर दो, लूप के लिए क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट है उधर फिंगर्स को घुमा लो तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इसको भी हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। देखो लूप में करंट की डायरेक्शन क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज थी। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाऊं, ऐसे चेक करूं, देखो तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आया ना। अगर इसी लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती तो मैं राइट हैंड फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता, मैग्नेटिक फील्ड उधर आता, है ना। इस पॉइंट पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड उधर आता, ये बी इधर की बजाय हम इधर बनाते। फिर समझ में आया क्या? करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अगर सामने से देखने पे करंट की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और अगर क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लो फिंगर्स को, थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। आया क्या ये समझ में? इसके बाद में हम जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, हम इसका एक ग्राफ बना के देखेंगे। उस ग्राफ में हमको मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है एक्स के साथ में वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। देखो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस को। आपको पता है कि कोई भी लूप हो उसकी एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला अपने पास आया है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दो कि अगर हमें लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, सपोज करो हमें ये लूप दे रखा है और हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो अगर ये पॉइंट यहां की बजाय सेंटर पे होता तो x की वैल्यू क्या हो जाती? 0। भाई ये पॉइंट यहां पे है तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? x। अगर ये पॉइंट यहां की बजाय यहां पे होता तो x की वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो अभी हमने डिराइव किया था, ये इधर भी लिखा है हमने, इस फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करो। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये बनेगा a² पावर 3/2, और पावर की पावर दे रखी होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 2 × 3/2 क्या बन जाएगा? a पावर 3। यह आएगा म्यू नॉट एन आई a² अपॉन में a³। a² से a³ ये कैंसिल करोगे तो नीचे एक a बचेगा। तो सेंटर पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये बराबर होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में, अच्छा ये 2 भी है, 2a के बराबर आएगा। कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a के बराबर आएगा। तो ये चीज हमको पता है। अब एक चीज और नोटिस करो कि कोई भी लूप हो उसके सेंटर से अगर हम दूरी बढ़ाते हैं पॉइंट की, मतलब सेंटर से दूर जाते हैं, तो x की वैल्यू बढ़ेगी, और x की वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? लूप के सेंटर पे ही मिलेगा, है ना। लूप के सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है? 0, उस टाइम पे b आपको मैक्सिमम मिलेगा, और कितना मिलेगा? जितना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर मिलेगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ठीक है, आपकी ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा। वैसे आपको बता देता हूँ, एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कंपैरिजन में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला है ना वो ज्यादा यूज होता है। तो सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिला, फिर सेंटर से दूर जाओगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लूप के सेंटर से चाहे आप इधर जाओ या इधर जाओ, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ने से, एक्स की वैल्यू बढ़ने से बी की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब लूप के सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये आया समझ में? ग्राफ क्या शो कर रहा है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? सेंटर के ऊपर, लूप के सेंटर पे है। फिर सेंटर से चाहे आप इधर जाओ या इधर जाओ,
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है एकदम? कोई भी डाउट है तो बताओ। कंप्लीट हो गया ये। अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो यहां तक आपको पूरा करना है ये, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह करके पूरा यहां तक बताना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है इसके बाद में, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई of radius 16 centimeter and 10 centimeter respectively lie in the same vertical plane containing the north to south direction। ये बोल रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन है। जैसे मान लो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन से पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन है, ऐसे जो अर्थ के परपेंडिकुलर है। उस प्लेन में दोनों कॉइल्स लाई कर रही है। ठीक है, जैसे ड्रॉ करके बताता हूं इसको। मान लो ये नॉर्थ है, इधर ये साउथ है ना, ये मान लिया हमने। तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो ये बोर्ड वाला प्लेन ही होगा। तो इस प्लेन में वो दोनों कॉइल्स लाई कर रही है। कैसे लाई कर रही है? इस बोर्ड वाले प्लेन में। ये छोटी कॉइल है एक, ये बड़ी कॉइल है। दो कॉइल्स हैं, इनकी रेडियस बता रखी है ना। एक की रेडियस है एक्स की, तो रेडियस है 16 सेंटीमीटर, ये एक्स है। इसकी रेडियस कितनी है, इसको R1 बोल देता हूँ, 16 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरी कॉइल है इसका नाम है वाई, और इसकी रेडियस कितनी है, ये मैं लिख देता हूँ R2, ये है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों की रेडियस हमको बता रखी है। समझ में आया क्या ये? ठीक है। फिर इसने आगे बोला कॉइल एक्स इज 20 टर्न्स। ये जो कॉइल एक्स है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 20 के बराबर है, तो इसको लिख देते हैं N1, ये 20 के बराबर है। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 16 एम्पियर, और इसमें जो करंट है I1 वो है 16 एम्पियर के बराबर। कॉइल Y हैज 25 टर्न्स। ये जो सेकंड कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 25। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 18 एम्पियर, और इसमें जो करंट है I2 बोल देते हैं वो है 18 एम्पियर के बराबर। The sense of the current in X is anti-clockwise and clockwise in Y for an observer looking at the coils facing west। अगर कोई भी ऑब्जर्वर वेस्ट की तरफ फेस करके इनको देख रहा है, मान लो वेस्ट इधर है पीछे की तरफ, तो वेस्ट की तरफ चेहरा करके अगर वो देख रहा है, तो ये जो X नाम की कॉइल है इसमें उसको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और जो Y है उसमें इसको करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज। ये करंट की डायरेक्शन इसको दिखाई देगी, किसको, जो ऑब्जर्वर है जो वेस्ट की तरफ फेस करके इसको देख रहा है, उसके लिए ये डायरेक्शन इसको बतानी है, मतलब ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है उसको करंट्स की। ठीक है। फिर इसने बोला है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स एट देयर सेंटर्स। ये इन दोनों का सेंटर है O पॉइंट। तो यहाँ पे आपको इन दोनों कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है कि इन दोनों कॉइल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना कितना होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी कॉइल हो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2A। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और बारी बारी इसको दोनों कॉइल्स के लिए लगाएंगे और दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे पहले तो। जैसे X नाम की कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, इसको मैं BX बोल देता हूँ। ये होगा म्यू नॉट, चलो वैल्यूज पुट कर दे सीधे फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। फिर है n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 20। करंट कितना है 16 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय क्या करना है 2A। A मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिखना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर में चेंज करने के लिए। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 16 तो पूरा ही कैंसिल हो गया, और ये आएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर, ये देखो 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये +2 बनेगा, एक जीरो पहले से, तो 3 यानी कि -4 बचेगा ये पावर में टेस्ला। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड X नाम की कॉइल की वजह से। और कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, चेक करके बताओ कैसे चेक करोगे। जो करंट की डायरेक्शन है उसको ध्यान से देखो, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हो तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा जो सेंटर पे प्रोड्यूस होगा, मतलब आउटवर्ड। अब हमने बोला कि इधर वेस्ट है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर देख रहा था वो वेस्ट की तरफ फेस करके इनको देख रहा था, तो आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, इधर क्या होगा, इधर ईस्ट होगा। इधर वेस्ट है तो इधर क्या होगा, ईस्ट होगा, तो इसका मतलब ये ईस्ट की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड।
टुवर्ड्स ईस्ट। ये चीज समझ में आ गई क्या? ये ईस्ट की तरफ आएगा, आउटवर्ड भी बोल सकते हो इसको यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ईस्ट के अलोंग बोल देते हैं इसको। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लो। इसी तरीके से जो वाई वाली कॉइल है उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये देखो वाई वाली जो कॉइल है उसमें करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब बता रखे हैं। पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है 25, करंट इसके अंदर है 18 एम्पियर, डिवाइडेड बाई क्या करना है 2 इंटू ए मतलब रेडियस जो कि 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिख दिया तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये आएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे ना ये अपना आंसर आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो भी देख लो। इस वाई नाम की कॉइल में करंट किधर है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ, थंब इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, इधर कौन है वेस्ट, है ना, तो वेस्ट की तरफ आएगा, इनवर्ड या वेस्ट की तरफ हम इसको बोल सकते हैं, टुवर्ड्स वेस्ट। ये बात समझ में आई क्या? तो इस जो बड़ी वाली कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड आया ईस्ट की तरफ, और छोटी वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आया वेस्ट की तरफ। बड़ी वाली कॉइल का तो आउटवर्ड है जिसको हम ईस्ट की तरफ बोल सकते हैं, छोटी वाली कॉइल का आया इनवर्ड यानी कि वेस्ट की तरफ, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर खड़ा है और वो वेस्ट की तरफ फेस करके इनको देख रहा है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। अब दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक का तो आ रहा है वेस्ट की तरफ, एक का आ रहा है ईस्ट की तरफ, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना मिलेगा उसके लिए क्या करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है, ज्यादा में से कम वाला मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर देना है। ज्यादा कौन सा है दोनों में से, वाई नाम की जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है एक्स की कंपैरिजन में, तो क्या करना पड़ेगा बी वाई माइनस बी एक्स करना पड़ेगा। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये माइनस करने पे आंसर आएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और किधर आएगा तो ज्यादा कौन सा है ये वाला, यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट आएगा। ज्यादा में से कम वाला माइनस करेंगे ना तो ज्यादा वाले की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स वेस्ट, ये इसका आंसर होगा। बोलो आया समझ में, क्लियर एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस in a hydrogen atom of radius 0.51 angstrom with a velocity of 2 × 10⁵ meter per second. Calculate, फर्स्ट इसमें पूछा है the equivalent current due to orbital motion of the electron. ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ हाइड्रोजन एटम के अंदर घूम रहा है, उसकी स्पीड भी आपको दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है, यहाँ पे स्पीड दे रखी है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ की आपको रेडियस भी दे रखी है। ये जो रेडियस है ये 0.51 एंगस्ट्रोम है। एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो इसको आप 0.51 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हो। तो ये आपको रेडियस दे रखी है। एंगस्ट्रोम डिस्टेंस की छोटी यूनिट होती है, तो रेडियस आपको एंगस्ट्रोम में दे रखी है, मीटर में चेंज कर ली। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे और स्पीड दे रखी है इसकी 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मान लो v स्पीड से ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है। पहले तो ये सोच के बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। जिस भी डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन चलता है हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो एक पाथ के ऊपर बार बार ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको इसका टाइम पीरियड बोला जाएगा, और चार्ज इसके ऊपर आपको पता ही है E यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूं तो इस फॉर्मूले को यूज करके चार्ज और टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा ना वो इससे प्रोड्यूस होने वाला, जो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होने वाला करंट है उसके बराबर होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना करंट प्रोड्यूस करेगा वो अगर कैलकुलेट करना है तो आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम। जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा
तो ये कंप्लीट जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा एक चक्कर में, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो कितनी होगी, 2πr के बराबर होगी। और स्पीड कितनी है इसकी, v स्पीड से घूम रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम के बराबर होता है। तो एक चक्कर में इसने डिस्टेंस कवर करी 2πr, स्पीड इसकी रही v, तो 2πr अपॉन ई, 2πr अपॉन v, ये क्या आ गया अपने पास में, टाइम पीरियड आ गया इसका। अब ये जो टाइम पीरियड की वैल्यू है ये इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, Q यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको E ही लिख देते हैं हम लोग, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसे डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई टी, टी की वैल्यू है 2πr अपॉन v, v ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा EV डिवाइडेड बाई 2πr। अब ये सारी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमको पता ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। v मतलब स्पीड जो कि आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 0.51 एंगस्ट्रोम इंटू 10⁻⁻10 भी लिखेंगे इसको, ठीक है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आंसर अपने पास निकल के आएगा 10⁻⁻4 एम्पियर के बराबर। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 10⁻⁻4 एम्पियर के बराबर होगा। इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद में हमको दूसरी चीज इसने पूछी है, सेकेंड इसने पूछा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा सेंटर पे। तो इस न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने से इस न्यूक्लियस के ऊपर, इस न्यूक्लियस के सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा तो ये एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर रहा होगा, सर्कुलर करंट लूप की तरह। और किसी भी सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है μ0 Ni अपॉन में 2a, a मतलब रेडियस है यहाँ पे, I मतलब करंट, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो एक ही पाथ पे बार बार घूम रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे। रेडियस आपको दे रखी है क्वेश्चन में, करंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7, n की वैल्यू क्या लेनी है 1, करंट 10⁻⁻4 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2, रेडियस 0.51 एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 है ना, मीटर में चेंज कर लेंगे इसको। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया मैग्नेटिक फील्ड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर तीसरी चीज इसने पूछी है द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू NIA। देखो जब भी कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा उसको बताने के लिए टर्म होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, इसको बताने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NIA, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल या लूप, I मतलब करंट और A का मतलब है एरिया, उसका एरिया कितना है। अब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेने हैं, 1 लेना है भाई। एक सिंगल टर्न वाले करंट लूप की तरह ये बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा ना तो एक सिंगल टर्न वाला जो करंट लूप है उसकी तरह ये बिहेव कर रहा होगा। करंट की वैल्यू 10⁻⁻4 एम्पियर, एरिया होगा πr², पाई यानी कि 3.14 और रेडियस कितनी दे रखी है 0.51 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, उसको मीटर में चेंज करके स्क्वायर कर दो, पुट कर दो, तो ये अपने पास में आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। अच्छा ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, करंट की होती है एम्पियर और एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर आएगा उसको एम्पियर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, आया क्या समझ में? ये आएगा सॉल्व करने पे 1.231 टेस्ला 0.816 इंटू 10 की पावर -24, ये अपना आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।